ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो अधिनियम खत्म किया था वो क्या था, 1853 का चार्टर अधिनियम, और ये हमारा लास्ट चार्टर अधिनियम था। इसके पहले हम लोगों ने 4 चार्टर अधिनियम पढ़े हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। तो हर 20 वर्ष में चार्टर अधिनियम आए हुए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला चार्टर अधिनियम कब आया था, 1793 में, और अंतिम चार्टर अधिनियम कब आया था, वो था 1853 में। तो हम लोगों ने देखा कि 1853 का चार्टर अधिनियम जब आया था, 1853 का चार्टर अधिनियम जब आया, और उसी के साथ ही हमारे, या फिर मैं बोलूँ कि ब्रिटिश सरकार में एंट्री हो चुकी है विक्टोरिया महारानी की। और 1853 के चार्टर अधिनियम के थ्रू ही हम लोगों ने देखा था कि भारत में भी संसदीय व्यवस्था का आधार रखा गया था। तो यहाँ संसदीय शब्द का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग इसका मतलब क्या लगाने लगते हैं, लोकसभा राज्यसभा से। तो उस टाइम पे लोकसभा राज्यसभा नहीं था, उस टाइम पे 2 ही चीज़ें थी संसदीय व्यवस्था में। 1853 तक मैं बता रहा हूँ अभी। तो 1853 तक 2 ही चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ थी एक तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, और दूसरी विधान परिषद। तो मैं बोल सकता हूँ कि संसद जो थी ना, या फिर जो संसद हमारी कानून बनाती है, तो संसद की जगह पे उस टाइम पे क्या था, विधान परिषद था। तो कानून बनाने के लिए कौन जिम्मेदार थी, विधान परिषद, अभी 1853 तक। और आगे और मैं बोलूँ कि उनको लगाएगा कौन, या फिर को पूरे देश में, अपने बोलूँ कि पूरे जो ब्रिटिश सरकार के जिन पर अधिकार था, जिन राज्यों पर, उनको कौन लागू करेगा, वो कौन करेगा, वो करेगी क्या, बंगाल, सॉरी, जो भारत का गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारी परिषद। एक बार फिर से, कि बंगाल की जो सॉरी, भारत का जो गवर्नर जनरल है वो लागू करेगा पूरे भारत में, ठीक है। और बनाएगा कौन, विधान परिषद। तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होना है कि संसद का मतलब तो लोकसभा राज्यसभा होता है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं विधान परिषद। तो उस टाइम पे लोकसभा राज्यसभा क्या था, विधान परिषद था जो कानून बनाती थी। और हम लोग अगला चार्टर अधिनियम पढ़ते हैं 1800। अब चार्टर अधिनियम खत्म हो चुके हैं, अब आएंगे भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो ये पहला भारत शासन अधिनियम होगा 1858 का, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाता है कि महारानी विक्टोरिया, मैंने आपको बताया था कि 1853 के चार्टर अधिनियम में कि कंपनी के जो कंपनी का प्रशासनिक अधिकार थे उनको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। अनिश्चित काल का मतलब ही यही होता है कि कभी भी जो ब्रिटिश सरकार है या फिर जो ब्रिटिश का क्राउन है वो उनको अपने हाथ में ले सकता है। और 1858 के शासन अधिनियम के थ्रू यही होता है कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है। और जब शासन खत्म कोई किया जाएगा, एक शासन को मतलब कंपनी शासन को क्राउन के हाथ में सौंप रही है, तो कुछ ना कुछ फंक्शन आयोजित करना पड़ेगा। और जो फंक्शन उस टाइम जब एक शासन को मतलब एक कोई जब कंपनी शासन को किसके हाथ में दे रही, क्राउन के हाथ में दे रही है, तो हर बार शाही दरबार लगाए गए हैं। और हमारे यहाँ पे 3 शाही दरबार शायद लगाए गए हैं। उसमें से पहला शाही दरबार जो हमारा यहीं पे होगा वो हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं कि 1858 का जो शासन अधिनियम आया था तो उस टाइम पे क्राउन कौन था, तो क्राउन जो थी वो थी विक्टोरिया महारानी। और मैं बता दूं आपको 1837 से 1901 के बीच में जितने भी अधिनियम आएंगे उन सब में क्राउन कौन रहेंगी, विक्टोरिया महारानी ही रहेंगी, ठीक है। और इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो पाल्मस्टोन थे इस टाइम पे प्रधानमंत्री। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और अब इस टाइम पे घोषणा पत्र आएगा। एक घोषणा पत्र का मतलब क्या होगा कि मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी शासन कंपनी या फिर कोई भी एक शासन दूसरे के हाथ में देता है तो कुछ ना कुछ फंक्शन आयोजित होता है। वो फंक्शन जो आयोजित होता था उसी को बोला जाता था शाही दरबार। और ये शाही दरबार में क्या होता था, या तो जो राजा है वो खुद आएगा, या फिर वो क्या करेगा, अपने पत्र को भेजेगा, और उसी को बोला जाता है शाही पत्र या फिर घोषणा पत्र। तो इस टाइम जो हुआ था, जो इलाहाबाद में शाही दरबार लगाया गया था 1 नवंबर 1858 को, एक डेट पूछी जाती है कि कब कंपनी ने अपना कि भारत के शासन को ब्रिटिश या फिर हम लोग की क्राउन के हाथ में सौंपा था। तो 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार में जो इलाहाबाद में हुआ था उसमें कंपनी ने भारत के शासन को क्राउन के हाथ में सौंप दिया था, या फिर हम लोग की ब्रिटिश सरकार के हाथ में सौंप दिया था। तो ये एक चीज़ आप लोग याद रखना। और इस टाइम पे क्या हुआ था, विक्टोरिया महारानी नहीं आई हुई थी, उनका शाही पत्र या फिर हम लोग घोषणा पत्र आया हुआ था, ठीक है। जिसको किसने पढ़ाया था, जो उसको पढ़ा था पूरी इस शाही दरबार में किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि वही यहाँ पे गवर्नर जनरल था भारत का उस टाइम पे, ठीक है। और जो भारत के शिक्षित वर्ग था या फिर जो एजुकेटर्स लोग थे या फिर एजुकेटर्स पीपल्स थे भारत के, उन लोगों ने इसको बोला भारतीय मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब एक शाही अधिकार पत्र ही होता है, ये बोला था, ठीक है। और उसके कारण क्या थे कि कंपनी के शासन को खत्म करने का इसका सबसे बड़ा रीजन यही माना जाता है कि 1857 का विद्रोह, इसी को बोला जाता है हमारे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण था। और कंपनी की नीतियाँ कुछ खास नहीं थी, या फिर कंपनी में धीरे धीरे बहुत सारी फूटें पड़ रही थी, कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, इसलिए कंपनी के शासन को खत्म किया गया और ब्रिटिश सरकार का शासन या फिर मैं बोलूँ क्राउन का शासन भारत में आया। अब इसमें कुछ प्रावधान थे
तो कुछ प्रावधान है, उन प्रावधानों को सबसे पहले देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का शासन खत्म किया गया, तो कंपनी का शासन खत्म किया गया और कंपनी के शासन के खत्म होने के साथ ही मैंने आपको बताया था 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, उसमें दो चीज़ जुड़ी हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो उनका भी खात्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है, थोड़ा डीपली अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म किया गया, तो वो रहेगा भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, क्योंकि यहाँ से शासन कंपनी का खत्म हो चुका है। दूसरा पॉइंट, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। तो ये कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है या फिर सत्ता में कोई भी नया आता है तो कुछ न कुछ पदों के नाम चेंज कर देता है और थोड़ी बहुत शक्तियाँ बढ़ा देता है। तो यहाँ पे भी क्या बोला गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय कहा जाने लगा और उसको थोड़ी सी पावर ज़्यादा दे दी गई, या फिर मैं बोलूँ कि उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ा दी गई। ठीक है, तो वही हो जाएगा। तो हमारे प्रथम वायसराय कौन हो जाएंगे, जो इस टाइम पे गवर्नर जनरल होगा वही पहला वायसराय हो जाएगा। तो पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग हमारे प्रथम वायसराय हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय सचिवालय बनाया गया, भारतीय सचिवालय बनाया गया, इसका क्या मतलब हुआ कि भारत में जो शासन कर रहा है अभी भी क्राउन की तरफ से, या फिर मैं बोलूँ कि क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव जो है भारत में वो कौन है, वायसराय है। ठीक है, जो कि लॉर्ड कैनिंग है। और इसी के लिए कि भारत में कोई क्या काम चल रहे हैं, क्या क्या काम होने हैं भारत में, किस तरीके से शासन को चलाना है, उसके लिए एक सचिवालय बनाया गया भारतीय सचिवालय के नाम से। ठीक है, तो वो सचिवालय कहाँ बनाया गया था, ब्रिटेन में बनाया गया था, ना कि इंडिया में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के मामलों को देखने के लिए ब्रिटेन में क्या बनाया गया, भारतीय सचिवालय बनाया गया, भारतीय सचिवालय बनाया गया। तो भारतीय सचिवालय बनाया गया किसके लिए, भारतीय मामलों को देखने के लिए, और ये कहाँ पे बनाया गया था, ब्रिटेन में बनाया गया था, ना कि भारत में था। और इसका प्रमुख कौन होता था, जिसको बोलते थे सचिव। ठीक है, और सचिव जो होता था वो होता था कैबिनेट स्तर का मंत्री। कैबिनेट स्तर का मंत्री का मतलब ये हो गया कि जो जैसे हम लोग देखते होंगे अभी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, सांसद से जो मंत्री आते हैं बन के, या फिर हमारे जो केंद्रीय मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। तो उसी टाइप की ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद के जो मंत्री थे उनमें से उन्हीं को बोला जाता था कैबिनेट मंत्री। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी अभी। तो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था, उसको इसका सचिव बनाया जाता था। तो पहला सचिव जो था वो था लॉर्ड स्टैनली। ठीक है, याद रखना है आपको। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कि कैसे भारत में मतलब ब्रिटिश सरकार या फिर मतलब क्राउन शासन कर रहा था। तो भारत में जो था वायसराय था, मतलब ये कौन था, ये जो था ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था भारत में। मतलब भारत में कोई भी काम कर रहा था ब्रिटिश सरकार का, तो वो कौन कर रहा था, कौन लीड कर रहा था। मैं ये बोलूँ कि ब्रिटिश क्राउन या फिर मैं ब्रिटिश सरकार को भारत में कौन लीड कर रहा था, या फिर ब्रिटिश सरकार में भारत के शासन को भारत में ब्रिटिश के शासन को कौन लीड कर रहा था, तो वायसराय था। ठीक है, वायसराय था। और उसके बाद ये किसको रिपोर्ट देता था, सचिव को रिपोर्ट देगा। और सचिव कहाँ पे था, ब्रिटेन में बैठा हुआ था। और सचिव किसको रिपोर्ट देगा, ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट देगा, और ब्रिटिश संसद क्राउन को रिपोर्ट देगा। ये तीन लोग जो बैठे हुए थे, सचिव, ब्रिटिश संसद और क्राउन, ब्रिटेन में, जबकि वायसराय भारत में बैठा हुआ था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर मैं ये बोलूँ कि जो क्राउन का शासन था, या फिर मैं बोलूँ कि ब्रिटिश सरकार थी, उसका शासन भारत में कौन चला रहा था, तो वो वायसराय चला रहा था। अगर कोई भी निर्णय लेना होता था भारत में ब्रिटिश सरकार की तरफ से, तो वो वायसराय लेगा। और वायसराय जो निर्णय लेना होगा उसको किसके पास भेजेगा, सचिव के पास भेजेगा। ठीक है, जो कि बैठा हुआ था कहाँ पे, ब्रिटेन में। और सचिव उस निर्णय को भेजेगा ब्रिटिश संसद के पास। ठीक है, और ब्रिटिश संसद उसको भेजेगी क्राउन के पास। जब उसको यहाँ से मंजूरी मिल गई तो वो ब्रिटिश संसद के पास आएगा, ब्रिटिश संसद के बाद फिर सचिवालय के पास आएगा, सचिवालय के पास फिर वो सीधा वायसराय के पास आएगा। और वायसराय फिर उसको जो नियम था जो बनाने की कोशिश कर रहा था वो पूरे भारत में लागू करेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, भारत में मुगल शासन की समाप्ति। मैंने आपको बताया था कि जब हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, वो जो खत्म हुआ था 1764 में इलाहाबाद की संधि के साथ खत्म हुआ था। तो उस इलाहाबाद की संधि में एक शर्त थी कि जो मुगल बादशाह हैं उनको पेंशन दी जाएगी, और पेंशन के सहारे वो अपना जीवन यापन जिएंगे, अब वो शासन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पेंशनर नवाब जो था, मैंने आपको बताया था, शाह आलम द्वितीय था। तो 1765 से लेकर 1858 तक वो नवाब चले आ रहे थे पेंशन लेते। तो जो अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसकी मृत्यु हो गई थी, रंगून में मृत्यु हुई थी इसकी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, तो इसी के बाद साथ ही भारत में मुगल शासन समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। भारतीय रियासतों व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। ठीक है, तो क्राउन ने बोला कि अब हमारा जितने पे अधिकार हो गया भारत में, उतने पे ही हम अधिकार मतलब अपना शासन करेंगे। और जो देसी रियासतें कुछ बच गई हैं जिन पे हमारा शासन नहीं है, या फिर हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो अब हम उन पे शासन नहीं करेंगे, या फिर हम उनसे लड़ाई वगैरह या फिर युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। जितने पे है हम उतने पे शासन करेंगे, और कोई भी धार्मिक मामले अगर होते हैं, कोई भी धार्मिक निर्णय हम भारत में नहीं लेंगे। ठीक है,
ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद कुछ तथ्य हैं, इतने ही फैक्ट जो थे 1858 की भारत शासन अधिनियम में थे। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जिनमें जनरली कंफ्यूजन रहती है लोगों को, जैसे कि भारत प्रथम गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल तो वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है, याद रखना। भारत का पहला गवर्नर जनरल तो वो था विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, फिर से वायसराय को गवर्नर बोलने लगते हैं, ठीक है, तो वो कौन हो जाएगा, माउंटबेटन ही हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर या फिर मैं बोलूँ स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये यहाँ आज भारत शासन अधिनियम खत्म किया है, हम लोग आगे देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।